अगली क्लास स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन इससे पहले आपके सामने कुछ बातें और रख देता हूँ। आप कुछ एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने वीवीटी सिद्धांत पढ़ा था, जैसे COF6 -3 और एक कर लेना CONH3 का होल 6 -3। ये बुक के एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पलों में बिल्कुल आपको सेम वही काम करना है। सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यहाँ से देख लेंगे 6 - 3 मतलब +3 का आवेश है। +3 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं अगर प्रबल लिगेंड है तो उनका युग्मन कर देंगे, और अगर दुर्बल लिगेंड है तो जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे। अगले 6 कक्षकों की आवश्यकता देखेंगे तो विन्यास D2sp3 यहाँ आएगा और यहाँ पर संकरण आएगा sp3d2। ज्योमेट्री दोनों की अष्टफलकीय होगी। तो आप इन दोनों एग्जाम्पलों को करके देखें, आपसे इजी गोइंग हो जाएंगे। अब देखिए, इन संकुल यौगिकों में बंधन की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत हो गया वीवीटी, और दूसरा सिद्धांत है हमारे पास क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको कहते हैं हम CFT। ये सिद्धांत बेथे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। क्या कहता है ये साइंटिस्ट, तो अब आप ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें धारणा बिल्कुल अलग प्रकार की है। कैसी धारणा है तो देखते हैं। जब हम चैप्टर को शुरुआत में पढ़ रहे थे तो इसका नाम ही चैप्टर का उपसह संयोजक यौगिक है, और हमने इस यौगिक का नाम इसलिए दिया था क्योंकि देखिए एक केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय धातु आयन, और ये बताया था जो लिगेंड होते हैं वो अपना लोन पेयर इसके खाली कक्षकों में दान कर देते हैं, और जब कोई लोन पेयरों की सहायता से बंध बनाता है तो वो बनता है उपसह संयोजक बंध। तो ये कौन सा बंध बना रहे थे, उपसह संयोजक। लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि धातु और लिगेंड के बीच में उपसह संयोजक बंध नहीं बनता है, बल्कि बनता है आयनिक बंध। कौन सा बंध बनेगा, आयनिक। ठीक, तो बिल्कुल नई धारणा आ गई। वीवीटी सिद्धांत ये कहता है कि उपसह संयोजक बंध बनता है, और जो CFT सिद्धांत है वो कहता है आयनिक बंध बनता है। कैसे बनता है हमको यही बात समझानी है। तो देखें इसके जो पॉइंट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के, एक एक करके देखते हैं। ये कहता है सिद्धांत, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। सबसे पहली बात, यह सिद्धांत बेथे द्वारा दिया गया। अगली बात है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। अब आयनिक बंध कैसे, तो देखिए ये केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है। अनंत में यानी आकाश के अंदर, जो ये सब चूंकि काल्पनिक सिद्धांत है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता, ये सब कल्पनाओं पर टिके हुए हैं। तो इस आधार पर देखिए उन्होंने क्या कहा गया है कि केंद्रीय धातु आयन होगा, कैसा है, धनावेशित है। इससे लिगेंड कैसे होते हैं, सामान्यतः ऋणावेशित होते हैं या उदासीन। जैसे Cl-1 ऋणावेशित लिगेंड है, NH3 कैसा हो गया, एक उदासीन लिगेंड हो गया। ठीक, तो जो ऋणावेश होगा वो धनावेश से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं, पहली बात तो यही हो गया लिगेंडों के संग आयनिक बंध बनाते हैं। दूसरी बात, केंद्रीय धातु आयन की ओर लिगेंड आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होंगे, धनायन है तो ऋणायन का तो आकर्षण बनता ही बनता है। जो ऋणावेशित लिगेंड है वो तो स्थिर वैद्युत आकर्षण यानी आयनिक आकर्षण की वजह से आकर्षित होते हैं। जबकि अमोनिया में देखिए क्या है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो इस पर तो माइनस, और हाइड्रोजन की कैसी है, कम, इसलिए इस पर प्लस। तो यहाँ पर भी आंशिक ऋणावेश आ गया, आंशिक धनावेश आ गया। तो बताइए प्लस वाला माइनस वाले हिस्से को आकर्षित कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इसे कहेंगे आयनिक द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक, तो फिर से सुन लें, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बेथे द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के बीच में आयनिक बंध पाए जाते हैं। अब यहाँ तो हमें आयन का मतलब क्या है, एक धनायन होना चाहिए, एक ऋणायन होना चाहिए। जब लिगेंड ऋणावेशित होता है तब तो हमें समझ में आती है कि ये धनायन है, ये ऋणायन। लेकिन उदासीन में बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ ऋणायन है कहाँ पे। तो उसका भी तोड़ बताया कि जो उदासीन लिगेंड होते हैं अपने द्विध्रुवीय प्रभाव के कारण आंशिक ऋणावेश दर्शाते हैं, और केंद्रीय धातु की ओर आंशिक ऋणावेश सिरे से आकर्षित होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आयनिक बंध बनाने का तरीका समझ में आ गया। अब देखें इसके बाद की कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझाते हुए अभी तो इतनी बात ध्यान रखनी है, केंद्रीय धातु आयन होता है। ठीक, यह केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों के साथ आयनिक बंध बनाता है।
यदि ऋणावेशित लिगेंड है तो वो तो आयन आयन यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, और यदि कौन से होते हैं हमारे पास उदासीन लिगेंड होते हैं तो वो द्विध्रुवीय प्रभाव के कारण आंशिक ऋणावेशित सिरे से इसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब देखें आगे इस बात को और समझें। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है FeCN का होल 6 -4, यहाँ पर Fe पर जो आवेश रहेगा वो आ जाएगा Fe+2। तो ये हो गया केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन में अगर विन्यास देखा जाए तो इसका Fe का होता है केवल सिंपल Fe का 3d6 4s2। ये सब हमने पहले भी देखे, 1 2 3 4 5 6 और 4s2 ये विन्यास हो गया। ये 3d है और ये क्या है 4s, ठीक। लेकिन हमारे पास Fe कौन सी अवस्था में, +2 में, तो हमने ये +2 अवस्था ले ली। अब देखो +2 में लेने पर 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे यहाँ से, ठीक। अब केवल और केवल कौन से रह जाते हैं, 3d कक्षक होते हैं, और सामान्यतः ऐसा ही होगा। आप अधिकतर केसों में देखना जितने भी संकुल यौगिक आपको मिलेंगे उनके अंदर केवल d कक्षक रह जाएंगे, बाकी खाली हो जाते हैं, ठीक, आयनिक अवस्था में। अब ये कितने हैं d कक्षक है, इलेक्ट्रॉन कितने, इससे लेना देना नहीं है, केवल कक्षकों की बात है। आप देखें S के अंदर एक कक्षक होता है, P में कितने होते हैं 3, और D में होते हैं 5, F में होते हैं 7। ये कक्षक है Px, Py और Pz। आपसे कहा जाए कि अगर आपको P1 यानी पहला इलेक्ट्रॉन भरना है तो कौन से कक्षक में भरोगे, आपका मानना होगा Px में। ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों के तीनों कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, अर्थात सभी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। एक उपकोष से संबंधित सारे कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, इसलिए इन तीनों की ऊर्जा समान है। इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल या फिर समभ्रंश कक्षकों के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन कहलाते हैं डीजनरेसी कंडीशन, यानी समभ्रंशता की स्थिति। अब देखें ऐसे ही डी की स्थिति देखें। एक एक बात आप ध्यान समझ लें। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है, बेथे के द्वारा दिया गया था। दूसरी बात, केंद्रीय धातु आयन और आयनों में आपस में आकर्षण बल होता है, लिगेंडों में कौन सा आयनिक बंध होता है, आयनिक आकर्षण बल होता है। लेकिन अब जो बात मैं समझा रहा हूँ उसको आप थोड़ा गौर से समझेंगे, आगे से सिद्धांत समझाने के लिए ज़रूरी भी है। तो ये सिद्धांत जो है मोस्टली केंद्रीय धातु आयन के लिए स्टार्टिंग है इसकी, इससे समझना है हमको। केंद्रीय धातु आयन में डी कक्षकों की उपस्थिति होती है 3d, और 3d के जो कक्षक होंगे वो सब कैसे हैं, समान ऊर्जा के, इन्हें कहते हैं समभ्रंश कक्षक। कौन से कक्षक है, समभ्रंश। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक तो होते हैं dxy, एक होता है dyz, dzx, dx² - y², और एक होता है dz²। कुल मिलाकर के हमारे पास ये 5 तरह के कक्षक हैं, डी कक्षकों के नाम है ये वाले, ठीक। अब ये कक्षक क्या होंगे, जब तक केंद्रीय धातु आयन स्वतंत्र पाया जाता है। कैसे स्वतंत्र होगा, अर्थात इसकी तरफ कोई भी लिगेंड का आकर्षण नहीं होता है। फिर से समझ लें, ये आपके पास केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है। इस केंद्रीय धातु आयन में इसके चारों तरफ दूर दूर लिगेंड पाए जाते होंगे, ऋणावेशित। धनायन है इसलिए ऋणावेश यानी लिगेंड इसकी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं ये वो स्थिति है जब इसकी तरफ कोई लिगेंड आकर्षित नहीं है। उस समय इसके जो सारे कक्षक है उनकी ऊर्जा कैसी रहेगी, बराबर, अर्थात पांचों कक्षकों की समभ्रंशता बनी रहती है। पांचों की ऊर्जाएं कैसी रहती है, बराबर रहती है, ठीक। तो पहले तो ये केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु स्वतंत्र अवस्था में कक्षकों की समभ्रंशता दर्शाता है, अर्थात पांचों प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। लेकिन अब देखें इसकी तरफ लिगेंड आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। लिगेंड आकर्षित होने से क्या होता है, सबसे पहले तो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर काफ़ी दूरी पर लिगेंड जमा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अष्टफल के संकुल है तो कितने लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर हो जाते हैं, और इसके चारों एक सममित क्षेत्र बना लेते हैं, यानी जितनी दूरी पर एक लिगेंड है उतनी दूरी पर दूसरा, उतनी पे तीसरा, ऐसे करके 6 लिगेंड जमा है। उस समय पर क्या होता है, लिगेंडों का आवेश नेगेटिव है। अब आप देखना, मैं एक बार बताता हूँ। dxy कक्षक की आकृति, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक। तो यहाँ पे हमने पालियां बना दी। x y यानी दोनों के बीच की स्थिति है, ना तो x और ना y, तो दोनों के बीच का ये बन गया dxy। dyz ऐसी ही संरचना होती है,
ये बन गया y और ये z। ठीक, अक्ष को बदल दिया मैंने बस, dz(x), ये भी ऐसी संरचना है, z और x। ठीक, 3 कक्षक तो ये बन गए। और कक्षक, चौथा कक्षक देखें, ये है dx² माइनस y², एक x और एक y, और एक है हमारे पास dz², इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पे, फिर समझ लें, केंद्रीय धातु आयन में 3D कक्षक जो पाए जाते हैं या डी कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समभ्रंश कक्षक होते हैं। 5 तरह के कक्षक है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y², dz²। सभी की ऊर्जाएं कैसी रहेंगी? बराबर। इनकी संरचना देखें, इन तीनों की संरचना, इनकी जो पालियां हैं इन्हें कहते हैं पालियां या लोब ऑर्बिटल। ये सब देखिए अक्षों के मध्य में, ये किसके में? x और y अक्ष के मध्य में, ये yz के और ये zx के, तीनों की संरचनाएं एक जैसी। लेकिन यहाँ की पालियां देखिए, ये किस में है? ये बिल्कुल अक्षों पर है, अक्षों के ऊपर ही स्थित है। ये देखिए अक्ष से गुजर रही है। और ये वाला जो z कक्षक वाला होता है dz², ये वाला, इसमें केवल एक पाली होती है और एक वलय होती है। तो इसकी जो पाली है वो भी अक्ष पर ही बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के 2 कक्षक तो ऐसे हैं जिनकी पालियां अक्ष पर होती हैं, और 3 कक्षक ऐसे जिनकी पालियां अक्षों के मध्य में होती है। ये संरचना बेहद जरूरी है। अब आप मेरी बात समझेंगे। ये क्या है? डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसमें देखिए dxy में, dyz, dz, सभी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में होते कहाँ हैं? कक्षकों में होते कहाँ हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है इन पालियों में ही मौजूद होता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन चारों पालियों में घूमते रहेंगे। ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन है, 25% हिस्सा इसमें, 25 कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, ऐसे करके अर्थात पालियों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर? अब मतलब पॉइंट इसके थोड़े हैवी हैं शुरू में समझने में, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे इसको समझा रहा हूँ। केंद्रीय धातु आयन, 5 डी कक्षक, पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर हैं, लेकिन आकार कैसे हैं? 2 कक्षकों के एक जैसे अक्ष पर उपस्थित पालियां और 3 कक्षकों के एक जैसे अक्षों के मध्य में पालियां। क्लियर? अब देखें इनमें क्या भरा हुआ है? ऋणावेश घनत्व, क्योंकि पालियों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश घनत्व है। तो ये मैंने बताया था आपको, केंद्रीय धातु आयन, ये इसकी पालियां लगी हुई होंगी, इसके अंदर कहीं ना कहीं पालियां सेट है, उनमें क्या है? ऋणावेश घनत्व। बहुत दूर से लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंडों के ऊपर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो आप बताइए, मान लीजिए कोई लिगेंड बहुत दूर से आ रहे हैं, तो लिगेंड बताइए इनके ऋणावेशित पालियों से प्रतिकर्षित होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि लिगेंडों पर भी कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। बताया था, अगर उदासीन है तो जो द्रव के कारण ऋणावेश, और ऋणावेश है तो खुद है ये। तो कुल मिलाकर के लिगेंड इन पालियों से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, नेगेटिव से। और जब कोई चीज़ प्रतिकर्षित होती है तो वो क्या है? अस्थायित्व का प्रतीक है, और जहाँ अस्थायित्व होता है उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आप देखें कैसे सिस्टम बैठेगा। शुरू में जब केंद्रीय धातु आयन स्वतंत्र होता है, यानी कोई लिगेंड के प्रभाव में नहीं होता है, उस समय इन 5 कक्षकों की ऊर्जा बहुत ही कम होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक, 5 कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, और 5 ही कक्षकों की ऊर्जाएं समान भी होती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। जैसे ही इनके चारों ओर सममित लिगेंडों का क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी चारों तरफ समान दूरी पर लिगेंड होते हैं, तो लिगेंडों के प्रतिकर्षण के कारण इन कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? मैं इस एग्जाम्पल को है ये यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 कक्षक हैं, पहले इनकी ऊर्जा यहाँ पे थी। ठीक, यानी बोर्ड में जो चीज़ जितनी नीचे लिखी जाती है उसकी ऊर्जा कम है, ऊपर लिखी जा रही है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है। तो क्या होता है? जब तक लिगेंड नहीं है तब तक तो ऊर्जा के कक्षक यहाँ रहेंगे, लेकिन जैसे ही लिगेंड आएंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ करके अधिक हो जाएगी, और ये देखिए उच्च ऊर्जा क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक स्थिति ऐसी है कि लिगेंड इनसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, अभी बंद बनाने की स्थिति में नहीं आए। फिर से देख लें, ये जैसे मान लीजिए एक लिगेंड है, एक निश्चित दूरी पर आने पर लिगेंड इससे बंद बनाने लगता है। अगर इतनी दूरी होगी तो बंद नहीं बनाएगा, जब तक
केंद्रीय धातु आयन से लिगैंड केवल आकर्षित होते हैं, बंध नहीं बनाते हैं, तब तक क्या होता है कि इस आकर्षण की वजह से लिगैंडों का ऋणावेश इन पालियों के ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है, जिससे प्रतिकर्षण के कारण अस्थायित्व उत्पन्न होता है और जो डीजनरेट कक्षक है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी कक्षक कैसे हैं? डीजनरेट ही हैं, यानी अपभ्रंश बने हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा बढ़ चुकी है। क्लियर? अब आप देखें, यहाँ से बात समझेंगे, यहाँ तक हमारा सिद्धांत अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और देखें। लिगैंडों की उपस्थिति में क्या होता है? अभी तक हमने केवल केंद्रीय धातु आयन को समझा है, शुरू में आपको समझने में टाइम लगेगा, फिर से देख लें। केंद्रीय धातु आयन, डी कक्षक, पांचों डी कक्षक स्वतंत्र अवस्था में, संभ्रंश अवस्था में और कम ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगैंडों के क्षेत्र में आते हैं, लिगैंड इनके पास आकर्षित होने लगते हैं, वैसे ही इन पांचों कक्षकों की जो पालियां हैं उनके नेगेटिव आवेश से, पालियों के ऋणावेश घनत्व से ये ऋणावेशित लिगैंड प्रतिकर्षित होने लगते हैं, जिससे कि इन कक्षकों का अस्थायित्व बढ़ता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। तो इनकी ऊर्जा अभी तक बढ़ चुकी है, संभ्रंशता अभी भी बनी हुई है। अब आती है लिगैंड बिल्कुल करीब आ गए और लिगैंड क्या करते हैं? बंध बनाने की स्थिति में आते हैं। जब तक लिगैंड दूर होते हैं तब तक कोई खास प्रभाव नहीं डालते, लेकिन लिगैंड जब पास आ जाते हैं तो वो प्रभाव डालने लगते हैं। लिगैंड जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे अब ये पांचों कक्षक समान ऊर्जा के नहीं रहेंगे। इनमें क्या सिस्टम होगा? तीन कक्षक इनमें से कम ऊर्जा के बन जाएंगे और दो कक्षक कैसे हो जाएंगे? ज़्यादा ऊर्जा के हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ है? कक्षकों की अपभ्रंशता खत्म हो गई है। अगर अष्टफलकीय संकुल होगा तब तो देखिए 1, 2, 3 ये तीन कक्षक कम ऊर्जा के और 1 और 2 ये दोनों कक्षक ज़्यादा ऊर्जा के होंगे। संकुल हमने दो तरह के पढ़े, एक तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय और दूसरा कौन से? चतुष्फलकीय। अगर चतुष्फलकीय संकुल हुए तो उल्टा हो जाएगा, ये दोनों कक्षक कम ऊर्जा के और ये तीनों कैसे हो जाएंगे? ज़्यादा ऊर्जा के। पहले पांचों की ऊर्जा कैसी थी? समान। लिगैंडों की उपस्थिति में क्या होता है? कुछ कक्षक कम ऊर्जा के और कुछ अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र में इनका विपाटन यानी विभाजन हो चुका है। क्रिस्टल क्षेत्र का मतलब क्या है? केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगैंड जिस स्टाइल में जमा होते हैं, जिस तरीके में जमा होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक क्रिस्टल नुमा संरचना बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र। तो क्रिस्टल क्षेत्र में लिगैंडों के द्वारा, क्रिस्टल क्षेत्र में लिगैंडों की उपस्थिति में संभ्रंश डी कक्षकों का विपाटन हो जाना ही कक्षकों का विपाटन कहलाता है, डी कक्षकों का विपाटन कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा होती है इसे कहते हैं हम डेल्टा ओ, ये डेल्टा ही बोलते हैं केवल। डेल्टा का मतलब होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी इतनी ऊर्जा से क्रिस्टल क्षेत्र की, इतनी ऊर्जा के क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से इन कक्षकों का विभाजन हो चुका है। अब आप देखें पूरा एकदम सिस्टम जो अपने CFT सिद्धांत के पॉइंट्स थे। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन और लिगैंडों के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। ऋणावेशित लिगैंड वैद्युत आकर्षण बल द्वारा, उदासीन लिगैंड जो होते हैं द्विध्रुव आकर्षण के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से आकर्षित होते हैं, बंधित होते हैं। केंद्रीय धातु आयन स्वतंत्र अवस्था में संभ्रंश डी कक्षक दर्शाता है जिनकी ऊर्जाएं कम होती हैं, लेकिन लिगैंडों के सममित क्षेत्र में, सममित क्षेत्र का मतलब जब बंध नहीं बनाते उस समय की स्थिति है, सममित क्षेत्र में इन कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, लेकिन संभ्रंशता बनी रहती है। जैसे जैसे लिगैंड नज़दीक आते हैं या लिगैंडों के प्रभाव क्षेत्र में लिगैंड जब बंध बनाने लगते हैं उस समय पर डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं, कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है और कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं कक्षकों की संभ्रंशता समाप्त हो जाती है। दोनों विपाटित कक्षकों के समूहों के मध्य की ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE कहते हैं। तो ये मैंने इसके पॉइंट तो बोल दिए। अब देखें, अब इसमें और समझने की बात क्या है, काफ़ी डीप है सिद्धांत। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। कब क्या होगा? शुरू में जब कोई लिगैंड नहीं था तो पांचों संभ्रंश और कम ऊर्जा के, जैसे ही लिगैंड पास आए, पास का मतलब दूर थे, बंध नहीं बना रहे, उस समय ऊर्जा बढ़ गई है। ऊर्जा क्यों बढ़ी? इनका भी, लिगैंड का भी नेगेटिव चार्ज और पालियों में भी क्या है? नेगेटिव आवेश। कहाँ है नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण का मतलब अस्थायित्व और अस्थायित्व का मतलब ऊर्जा बढ़ेगी। और जब लिगैंड पास आकर के बंध बनाने लगेंगे उस समय पर क्या होगा?
क्रिस्टलों की जो कक्षक है उनकी संभ्रंशता खत्म हो जाएगी, कुछ कक्षक कम ऊर्जा के और कुछ अधिक ऊर्जा के। तो यही आपका क्या है, CFT सिद्धांत है। अब आप देखें 2 तरह के संकुल हमें दे रखे, तो एक एक संकुल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अष्टफलकीय संकुलों में। संकुलों में CFT, ठीक, अष्टफलकीय संकुलों में CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखते हैं, अभी अभी हमने देखा है कक्षकों की आकृति इस तरह से थी, क्या है YZ, अब आप बात समझना। अष्टफलकीय संकुलों में क्या होता है, ये जैसे केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है, इसमें जो लिगेंडों के आने की दिशा होती है, लिगेंड क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं लिगेंड, जैसे मान लीजिए प्रकृति के मध्य में केंद्रीय धातु आयन टोल पे है, यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन है, तो इसके अक्ष कौन से हैं, जैसे X अक्ष हो गया, ये Y अक्ष हो गया, ये Z अक्ष हो गया। तो अष्टफलकीय संकुलों की संरचना ऐसी होती है कि उसमें लिगेंड जो होते हैं अक्षों पर व्यवस्थित होते हैं। तो इसका मतलब जो वो आएंगे तो कहाँ से आएंगे, अक्षों से ही चलते हुए आएंगे। क्लियर है। तो अक्ष हमारे पास है एक्स वाई जेड, तो हम कोई से भी अक्ष मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड, ये तीनों तरह के अक्ष अपने पास लिखे हैं। तो आप देखना, अगर मान लीजिए लिगेंड कहाँ से आ सकता है, फिर से सुन लें मेरी बात, अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड आते हैं अक्ष से, और अक्ष हमारे पास तीन है, एक्स वाई और जेड। जैसा कक्षक होता है जिस दिशा में, जैसे ये एक्स और वाई दिशा के मध्य में ओरिएंटेड है, तो इसके जो लिगेंड आएंगे एक्स या वाई अक्ष से ही आएंगे, जेड से नहीं आ सकते। ठीक, तो अब आप समझना मेरी बात पूरे ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय संकुलों में CFT। ठीक, मूल बात आपको समझ में आ गई। डी कक्षकों की ऊर्जा कम और समभ्रंश कक्षक होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं लिगेंड जब पास आएंगे तो क्या होता है, हमने यही पढ़ा लास्ट पॉइंट, लिगेंडों के प्रभाव में जो समभ्रंश डी कक्षक होते हैं वो विपाटित हो जाते हैं, यानी विभाजित हो जाते हैं। हम यही देख रहे हैं विपाटित होते कैसे, किसकी ऊर्जा कम रहेगी किसकी ज़्यादा। तो देखो इन तीनों कक्षकों की आकृति एक जैसी है, या एक्स वाई लिख दिया तो DXY, वाई जेड लिख दिया तो DYZ, और एक्स वाई, और अगर ZX लिख दे तो ZX हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे तो तीनों के लिए एक जैसी बात कर लेते हैं। तो देखो लिगेंड या तो इस अक्ष से आएगा, तो या फिर लिगेंड इस अक्ष से आएगा। लिगेंड पर कैसा आवेश है, ऋणावेश। ठीक, पालियों में कौन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का भी कैसा आवेश है, ऋणावेश। ये ऋणावेश घनत्व लिखते हैं। अब लिगेंड आ रहा है ऋणावेश, तो बोलो जैसे जैसे पास आएगा ऋणावेश ऋणावेश से प्रतिकर्षित होने लगेगा। यहाँ पर लिगेंड आ गया तो यहाँ लिगेंड आते ही क्या है, प्रतिकर्षण लगभग काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक, बोलिए यहाँ पर पालियों की और लिगेंड के बीच में दूरी है या नहीं है, कैसे दूरी है, लिगेंड अक्ष पर है और पालियाँ अक्षों से दूर है, मध्य में है, तो प्रतिकर्षण तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो इन तीनों केसों में तो ये होता है लिगेंड अक्ष के माध्यम से आता है और पालियाँ रास्ते में नहीं पड़ रही हैं, पालियाँ थोड़ी बगल में हटी हुई हैं। अभी मैं और एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। दूसरा देखो ऐसे एग्जाम्पलों को, यहाँ भी लिगेंड अक्ष से आ रहा है, ये कौन सा है, DX² - Y², DZ² भी ऐसे, वहाँ भी पाली किस पे थी, अक्ष पर ही थी। तो अब बताइए यहाँ भी लिगेंड आ रहा है, लिगेंड पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश, और यहाँ पे भी क्या है, पालियों में ऋणावेश। तो जैसे ही लिगेंड बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, ये आ गया लिगेंड नज़दीक, तो बताओ नेगेटिव और नेगेटिव बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर तो प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रतिकर्षण कैसा रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर लिगेंडों का नेगेटिव आवेश से प्रतिकर्षण कम रहता है और यहाँ पर लिगेंडों का प्रतिकर्षण ज़्यादा रहता है। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घूंसा मारना चाहता है।
अगर मुंह पर मुक्का मारता है तो हम जानते हैं हमें गुस्सा ज़्यादा आएगा और हम अस्थायी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सीधा घूंसे का और मुंह का विन्यास समान है। लेकिन घूंसा ला करके और बगल से निकाल लेता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब हमारा मुंह उस घूंसे के बगल में स्थापित हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें उतना गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे है नेगेटिव आवेश के पास में तो है लेकिन साइड में पड़ा हुआ है, पालियों के अक्ष के मध्य में, इसलिए प्रतिकर्षण कम होता है। और लिगेंड पालियों के बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ गया, इसलिए प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। तो यहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा महसूस होगा और यहाँ पे प्रतिकर्षण कम होगा। तो अब देखिए अष्टफलकीय संकुलों के लिए कैसे CFT की व्याख्या की जाती है। अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक वही है कि स्वतंत्र अवस्था में संभ्रंश अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जब लिगेंड अक्षों की दिशा से अक्षों के अनुदिश केंद्रीय धातु आयन की ओर गति करते हैं तो DXY, DYZ और DZX इन कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य में आ जाती हैं। अतः लिगेंड के ऋणावेश से इनकी पालियां कम प्रतिकर्षित होती हैं। कम प्रतिकर्षित का मतलब क्या है, ज़्यादा स्थायी हो जाना, कम ऊर्जा हो जाना। जबकि DX² - Y² और ये बताया ही था मैंने DZ², इनकी पालियां जो होती हैं वो कहाँ रहती हैं, अक्षों पर रहती हैं। अतः लिगेंड भी अक्ष से आ रही हैं और पालियां भी अक्ष पे है, तो प्रतिकर्षण तुलनाकृत कैसा रहता है, ज़्यादा। तो इन दोनों का प्रतिकर्षण तो ज़्यादा है और इन तीनों का प्रतिकर्षण कम है। इस कारण से DXY, DYZ और DZX कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है और DX² - Y² DZ² की ऊर्जा कैसी हो जाती है, अधिक, और कक्षकों की संभ्रंशता खत्म हो जाती है। पांचों की ऊर्जा अगर समान होती तो संभ्रंश, और पांचों की ऊर्जा समान नहीं है तो संभ्रंशता समाप्त हो चुकी है। जो कम ऊर्जा के कक्षक हैं उनको कहते हैं हम T2G कक्षक, और जो ज़्यादा ऊर्जा के कक्षक हैं उनको कहते हैं हम EG कक्षक। अब मैं उसको एक ड्रॉ के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। पालियां मध्य में तो कम प्रतिकर्षण और पालियां अक्ष पर ही हैं तो ज़्यादा प्रतिकर्षण। ठीक, पांच कक्षक क्या करेंगे, जैसे ही लिगेंडों का सम्मित क्षेत्र आता है, यानी जिसमें बंध नहीं बनते, केवल लिगेंड इसके आसपास आते, तो पांचों कक्षकों की ऊर्जा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ गए। ये देखें, स्वतंत्र धातु आयन M+N लिख रहा हूँ, मेटल आयन है +N आवेश है। ये किसकी उपस्थिति में, लिगेंडों सममित क्रिस्टल क्षेत्र। सम्मित का मतलब है सभी लिगेंड आ गए हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं लेकिन बंध नहीं बनाया है। अब क्या होगा, मैं कह रहा हूँ अष्टफलकीय संकुलों में 3 कक्षक तो ऐसे हैं जो कम प्रतिकर्षित होते हैं। तो कम प्रतिकर्षण का मतलब है स्थायित्व ज़्यादा है, कम मतलब ऊर्जा रह गई उनकी। तो देखिए इनमें से क्या होगा, 3 कक्षकों की ऊर्जा तो कम हो जाएगी और 2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। बनाते समय ध्यान रखें कि ऊर्जा का मान इस हिस्से से कम और ज़्यादा रखना है। 3 कक्षक कम ऊर्जा के, कौन से कम है, जहाँ प्रतिकर्षण कम था, और जहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा है वो ऊपर हो जाएंगे। इन कक्षकों को कहते हैं हम T2G और इनको कहते हैं EG। तो ये हो गए हमारे पास कौन से, DXY, DYZ और DZX। ये हो गया DX² - Y² और ये हो गया DZ²। ठीक, तो ये हमारे पास एक कक्षक है T2G और एक EG, कम ऊर्जा के T2G और ज़्यादा ऊर्जा के EG। दोनों प्रकार के कक्षकों के मध्य के जो ऊर्जा अंतर है, भाई एक बात समझें फिर से, सम्मित क्षेत्र है, जब तक सम्मित था जब तक पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर थी। अब हम कह रहे हैं 5 कक्षक बराबर ऊर्जा के बैठे हुए थे, अब उनमें से 3 कक्षक कम ऊर्जा के और 2 कैसे हो गए, ऊपर के। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऊर्जा अंतर है उस ऊर्जा अंतर को कहते हैं हम डेल्टा O। O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, डेल्टा का मतलब है अंतर, इसे कहते हैं डेल्टा को CFSE।
लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र में, क्रिस्टल क्षेत्र मैंने कहा था लिगेंड जिस व्यवस्था में जमते हैं उसको क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड का मतलब है क्षेत्र, स्प्लिटिंग का मतलब है विपाटन, और ई का मतलब है ऊर्जा। तो इसका CFSE का नाम है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसे ही हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, डेल्टा ओ के द्वारा। अब इसमें देखें, इस लाइन से देखें, ठीक, तो इसमें क्या हुआ है, नीचे की ऊर्जा कम हुई है और ऊपर की ऊर्जा इस लाइन के सापेक्ष बढ़ी है। तो जो ऊपर की ऊर्जा है ये तो आएगी डेल्टा ओ, मतलब किसी भी चीज़ के आगे कुछ नहीं होता था, एक मानते हैं, तो ये तो है इसका 0.6वां हिस्सा, 0.6 डेल्टा ओ, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये कितना रह जाएगा, 0.4 डेल्टा ओ। पूरा मिलके दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, डेल्टा ओ। ठीक, तो ये 0.4 डेल्टा ओ की ऊर्जा से कम हुए हैं और ऊपर वाले 0.6 डेल्टा ओ की ऊर्जा से बढ़े हैं। वैसे देखें तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 0.2 का ऊपर के तो हो जाएंगे 3/5 डेल्टा ओ और नीचे के हो जाएंगे 2/5 डेल्टा ओ। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, चाहे ये भी तरीका सही है, 0.6 डेल्टा ओ और 0.4 डेल्टा ओ। तो ये हो गया आपका अष्टफलकीय क्रिस्टलीय क्षेत्र में विपाटन। अब एक बार फिर से सुन लें, अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु आयन स्वतंत्र अवस्था में 5 समभ्रंश डी कक्षक दर्शाते हैं। सम्मित लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र में इन कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। लिगेंड जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे DXY, DYZ और DZX इन कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य में पड़ने के कारण, अक्षों के मध्य में आने के कारण इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, अतः ये कम ऊर्जा के स्थायी कक्षक बन जाते हैं। जबकि DX² - Y² और DZ² कक्षकों की पालियां अक्षों के अनुदिश आने के कारण जो लिगेंड होते हैं इन कक्षकों को ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, अतः ये अस्थायी होकर के अधिक ऊर्जा के EG कक्षक बना लेते हैं। दोनों कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल्टा ओ कहलाता है। T2G कक्षकों की ऊर्जा 0.4 या 2/5 डेल्टा ओ के अनुसार कम होती है और इनकी ऊर्जा 3/5 डेल्टा ओ के अनुसार बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है, किसके लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए। चतुष्फलकीय संकुलों की हमारे यहाँ डिटेल ज़्यादा नहीं दे रखी है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि उसमें मामला उल्टा होगा। क्यों होगा वो डिटेल नहीं है, BSc में जाके फाइनल ईयर में, तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। अष्टफलकीय संकुलों में तो ये काम हो गया, चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होगा, मैं यहीं बना देता हूँ इधर की तरफ। बिल्कुल चतुष्फलकीय संकुलों में अष्टफलकीय संकुलों से उल्टा काम होता है। जो नीचे के कक्षक होते हैं वो E कहलाते हैं और ऊपर के T2 कहलाते हैं। जी ठीक है, G हट जाता है, वो सब आपके ज़्यादा मतलब का नहीं है, क्यों हटा है क्यों नहीं है। तो यहाँ देखिए क्रिस्टलों का विपाटन, यहाँ T2G नीचे है और EG ऊपर है। यहाँ जो नीचे के DX² - Y² वो नीचे आ गया, DZ² ये कम ऊर्जा के हो गए और DXY, DYZ, DZX ये सब कैसे हो गए, उच्च ऊर्जा के। इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टी। तो यहाँ तक हमने ये देखा है अभी कि क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन कैसे होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में T2G मतलब जो DX² - Y² DZ² ये कम ऊर्जा के, वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा के, यहाँ पर ये ज़्यादा के, वहाँ पर वो कम के। तो इस तरह से आप यहाँ तक इसको देख लें, अष्टफलकीय क्षेत्र संकुलों में किस प्रकार से विपाटन हुआ है। कल हम CFT का कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको ये देखना है इलेक्ट्रॉन कैसे भरने कैसे नहीं है, यहाँ तक आपने सीख लिया है। पूरी मेन बात यही है CFT की कि जो डी कक्षक होते हैं शुरू में कैसे होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में अपभ्रंशता दर्शाते हैं, डीजनरेसी होते हैं।
डीजनरेट कक्षक क्या करते हैं, समभ्रंश कह सकते हैं उनको। इन कक्षकों में जैसे जैसे लिगेंड पास आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इन कक्षकों में प्रतिकर्षण अलग अलग होता है। जो अक्षों की पालियां मध्य में आती हैं उनका प्रतिकर्षण कम है, और जो अक्षों पर रहती हैं पालियां उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा है। इस आधार पर कम ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा कक्षक हो गए। दोनों के मध्य डेल्टा हो, चतुष्फलकीय में इससे उल्टा होता है। तो वो भी पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। कल हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे। थैंक यू।